32 साल बाद 72 वर्ष के पूर्व सैनिक ने जीती पेंशन की जंग। साथियों, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इस बात को मुझे आप लोगों के सामने इसलिए लाना पड़ा कि कैसे एक पूर्व सैनिक अपने जीवन के एक लंबी सफर में सिस्टम से लड़के उन चीजों को प्राप्त किया जो चीजें उसको तकरीबन 32 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन हमारे सिस्टम में कहां खामियां हैं और सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं किस प्रकार से उसका आकलन करते हैं कि जो चीजें समय से मिलनी चाहिए उसको भी 32 साल, 40 साल, 50 साल। आप इस चीज को सोचिए कि 32 साल बाद तो वो फैसला आया है और उस व्यक्ति की उम्र 72 साल हो गई है। आप जिंदगी के बिल्कुल लास्ट पड़ाव में वह पूर्व सैनिक जिसने इस लड़ाई को बड़े संघर्षों के साथ लड़ा। जी हाँ साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजीव कुमार ऑफिशियल। साथियों, सैनिक से संबंधित यह जानकारी है और सिर्फ सैनिकों से नहीं, इस तरह से तमाम ऐसे सर्विसेज के अपने केस आते हैं जिनमें उस व्यक्ति विशेष को, जो कर्मचारी होता है या जो पूर्व सैनिक होता है, या उसको कैसे कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस के एक लंबे संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। साथियों, मैं एक ऐसी केस था जिसपे मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। एक केस था, वह लखनऊ एएफटी से उसका फैसला आया है और सरकार को किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एएफटी ने जो निर्देश दिया है, अब आगे क्या होगा यह तो समय के साथ, लेकिन अभी वर्तमान दौर में 32 वर्ष बाद उस व्यक्ति के, उस पूर्व सैनिक के हक में वो फैसला आया है। मामला क्या था इसको मैं आप लोगों को बताता हूं। वक्त था वर्ष 1981 का। जगह थे उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जो कुछ वर्षों पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। साथियों, वहां का एक व्यक्ति जो वहां के हीरापट्टी निवासी बलराम सिंह 1981 में भारतीय सेना की जो टेरिटोरियल आर्मी है, प्रादेशिक सेना है, उसमें वह इनरोल होते हैं और अपनी देश सेवा की भावना से अपने आगे की नौकरी शुरू करते हैं। एक वक्त के बाद जब उनकी उम्र तकरीबन, उनकी नौकरी तकरीबन 12 वर्ष के आसपास पहुंची तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के कारण संस्था ने उनको शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करके घर भेज दिया। 12 साल की नौकरी के बाद व्यक्ति विशेष, पूर्व सैनिक हमारा जो है बलराम सिंह, अपने घर जाने के बाद पीसीसीडीए से पीछे से उनकी पेंशन जो है उसको भी कैंसिल कर दी जाती है और उनको जवाबदेही में यह बता दिया जाता है कि आपकी नौकरी 15 साल कंप्लीट नहीं थी, इसलिए आप पेंशन के हकदार नहीं है। साथियों, यही खामियां हैं। आज से 32 वर्ष पहले भी बलराम सिंह ऐसी समस्याओं से कैसे लड़ाई लड़े और वर्तमान दौर में हजारों सैनिक हमारे किस प्रकार से इस समस्या से जूझ रहे हैं। 1993 में जो है बलराम सिंह को जब सेना से निकाल दिया जाता है और 1994 यानी कुछ महीने या कुछ एक वर्ष बाद पीसीसीडीए से उनको जवाब मिलता है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, तो वह अपनी अपील मुख्यालय में भेजते हैं और वह अपीलें, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील और इस तरह से तथाकथित जो भी वो अपनी उनकी लड़ाई थी, सेना भवन से लेके पीसीसीडीए इलाहाबाद तक इन भागदौड़ में कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन भी हमारे पूर्व सैनिक बलराम सिंह कितने सीनियर है, 72 साल जिनकी उम्र है और 1993 में उनको रिटायरमेंट कर दिया गया, 1981 में वो सेना में आए। मैं उनको जज्बों को सलाम करता हूं कि वह इस लड़ाई में रुके नहीं, हारे नहीं, थके नहीं। मेडिकल बोर्ड ने उनको 20% डिसेबिलिटी दिया था, उसके बाद भी एक शब्द आता है सेना में, नाना केस, नॉट एट्रिब्यूटेबल, नॉट एग्रेटेड। यह केस होने के बाद उनकी पेंशन के जो हकदार थे पेंशन के, उसको सेना नहीं देती। यहाँ वर्तमान दौर में भी हजारों लाखों सैनिक इस
जो नाना केस की समस्या है उससे जूझ रहे हैं। साथियों, यह लड़ाई सेना भवन से निकल के कोर्ट के दरवाजे तक जाती है और वर्ष 1924 में वह व्यक्ति दोबारा से अपनी लड़ाई को लखनऊ एफटी में इस केस को फाइल करते हैं। 1924 में केस फाइल करने के बाद कुछ ही दिनों बाद माननीय एफटी ने उनके पक्ष में फैसला दिया और उसमें उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट का भी जिक्र किया गया। मैं उन दोनों जजमेंट को आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा। एक जजमेंट था एक्स स्वीपर मोनिंदर सिंह बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1993 का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस चीज को जस्टिफाई किया था कि जब एक युवा या एक जो यूथ होता है सेना में जब आता है तो बिल्कुल फिट फॉर होता है, उसकी मेडिकल और मेंटल कंडीशन चेक करने के बाद उसको सेना में लिया जाता है। सेना की नौकरी के दौरान तमाम ऐसे क्षेत्रों में, तमाम ऐसे स्थानों पे जाने से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कुछ हमारे सैनिक मेडिकल डिसेबिलिटी जैसे कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। उनकी मेडिकल जो स्टेटस है वो डाउन हो जाती है और वो अपने घर से उस बीमारी को लेके नहीं जाते हैं। साथियों, वह सेना में नौकरी के दौरान जो हिंदुस्तान के, भारत के कोने कोने में जो हमारे विषम परिस्थितियों में जहां पे आदमी सरवाइव नहीं कर पाता है, लेकिन हमारा सैनिक वहां पे सरवाइव करता है अपने देश, अपने राष्ट्र की रक्षा में, उसके बावजूद अगर उसको वहां पे कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं तो बड़ी आसानी से जो सेना के मेडिकल डिपार्टमेंट है उन कुछ जजेस को वो नाना कर देते हैं और समय समय पे सरकार भी उसके पक्षधर रहती है, क्योंकि सरकार का अपना एक पैमाना होता है पैसा बचाने का, और वो पैसा बचाने के चक्कर में उस पूर्व सैनिक को कितना तंग किया जाता है। साथियों, आप हमारे पूर्व सैनिक जिनको बार बार मैं लाख बार सैल्यूट करूंगा कि वो 72 वर्ष के उम्र में भी अपनी लड़ाई को छोड़े नहीं, और हम और आप बहुत कम समय में किसी किन्हीं चीजों से जो है घबरा के छोड़ देते हैं। सीखना चाहिए उस पूर्व सैनिक से कि आपकी जो लड़ाई है एक लंबी लड़ाई है और एक दिन में किसी चीज का फैसला नहीं होता है। 32 वर्ष पहले रिटायरमेंट के बाद और उम्र 72 साल में भी जो व्यक्ति अपनी लड़ाई को जीता है वो वास्तव में काबिल तारीफ और बार बार सलूट करने जैसा है। साथियों, 2024 में जब यह वर्डिक्ट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो 1993 का जो एक्स स्वीपर मोनिंदर सिंह बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था एक जजमेंट, उसका जिक्र किया। दूसरा जजमेंट आप लोग सभी लोग जानते होंगे, राम अवतार सिंह बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 2014 का जजमेंट था। इन दोनों जजमेंट के आधार पे एएफटी ने जो है इस जो डिसेबिलिटी का मामला था इसको जो है हमारे एक्स सर्विसमैन के पक्ष में दिया है और सरकार से गुजारिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वह 4 महीने में उनके पूरे भुगतान को जो है समय से कर दें, अन्यथा 8% की रेट से जिस दिन से जजमेंट आया है उससे 4 महीने के अंदर अगर वो नहीं करते हैं तो जिस दिन से जजमेंट है उस दिन से उसको 8% के रेट से जो जोड़ को उनको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। अब देखना है साथियों कि क्या सरकार इस जजमेंट को आगे चैलेंज करती है या अन्यथा उसका भुगतान कर देती है। क्योंकि मैं एक आपको बात बता दूं, कुछ ऐसे जजमेंट आए हैं जिनमें जजमेंट होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में और इस तरह से उन जजमेंटों को इधर उधर घुमा रही है, जिसमें माननीय न्यायालय को भी सख्त लेना पड़ेगा कि अगर जजमेंट आ गया एक पूर्व सैनिक में अगर 72 वर्ष की उम्र में आ गया है तो अब अगले 72 वर्ष का इंतजार नहीं किया जाए, अगले 32 वर्ष का इंतजार नहीं किया जाए कि जिस इंसान ने इस लड़ाई को लड़ा है, जिस पूर्व सैनिक ने, हमारे सीनियर ने इस लड़ाई को लड़ा है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है और समय रहते उसका भुगतान कर देना चाहिए। क्योंकि जो जीत की खुशी है और जो उनके संघर्ष की लड़ाई है, जो उसका परिणाम आया है उसका फल जो है वो देखे। साथियों, ये कोई छोटी घटना नहीं थी, एक बड़ी घटना थी। हो सकता मुझे बताने में जो है कुछ तार्किक रूप से आपको अनपढ़ लगे, लेकिन जो हकीकत यही है कि 81 में इनरोल्ड होना, 93 में डिसेबल ग्राउंड पे उनको जो भेज देना, फिर 94 में पेंशन, उनकी जो पेंशन बनती है उसको कैंसिल कर देना, उसके बाद एक पूर्व सैनिक जो 12 साल अपनी जो उम्र होती है किसी प्रोफेशन को सीखने की और उस
उम्र को निकलने के बाद अगर उसको सेना छोड़ देती है तो किस तरह प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यह सभी लोग जानते हैं। अगर किसी को नौकरी रहते हुए अगर समय से रिटायरमेंट कर दिया जाए। दूसरी चीज कि एक लंबी उम्र के बावजूद भी जो प्रयागराज के बलराम सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी लड़ाई को कितनी शिद्दत से लड़ा। लड़ने के बाद उन्होंने जो अचीवमेंट मिला, जो अभी जो जजमेंट आया है, अब वो वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने 24 में जो है इसको एफटी सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ में जो पीठ में उन्होंने अपील किया, और अभी रिसेंटली जो है 23 सितंबर का दिन है आज, और 23 सितंबर की दिन डेट में ही ये वीडियो बन रही है, और आज न्यूज़पेपरों में ये खबर छाई हुई साथियों। दैनिक जागरण में यह पेज नंबर 5 पे यह खबर आई हुई है, और एक खबर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये वास्तव में सभी पूर्व सैनिकों तक, और जो जिन भी सर्विस ग्राउंड पे बहुत ऐसे और भी सिविल सर्विसेज सर्वेंट हैं जो जिनके किसी कारण से उनको अगर डिसमिस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो वो अपनी लड़ाई को किसी योजना से कितनी शिद्दत से लड़नी पड़ती है। देखिए जब आप सही हैं तो आपको एक्चुअल में एक छोटे से उदाहरण के समय हमेशा सत्य को लड़ना पड़ता है। सत्य जो है सिद्ध करने के लिए आपको लंबी लड़ाई पड़नी है। झूठ के लिए तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, झूठ तो ऑलरेडी आपके दरवाजे पे खड़ा है। झूठ का पिटारा लिए तो दुनिया घूम ही रही है, लेकिन जो सत्य बात है उसको स्वीकार करना, सत्य पक्ष में फैसला करना और सत्य बात बोलना, यह बड़े कठिन है। और बाकी झूठ बोलना, किसी को फंसा लेना, बेईमानी करना और कुछ इस तरह से काम करना, ये बहुत आसान काम होते हैं, और ये रास्ते चलते आप लोगों को मिलेंगे। 1000 आदमियों में कोई सत्य आदमी मिलता है, और उसी सत्यता की वजह से देखिए इनके संघर्ष की, इनकी शिद्दत की लड़ाई जो है आज इनके मंसूबों को कामयाब किया है, और ये एक अच्छा फैसला है, सराहनीय योग्य है। और मैं सरकार से भी ये अपील करूंगा कि इस तरह की जो केसेस आपके सामने पेंडिंग है, कृपया करके उनको लटकाने के बजाय उन पूर्व सैनिकों का जो है फैसला समय रहते कर दिया जाए, जिससे उसका वह अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने परिवार की देख रेख में और अपनी जरूरत की चीजों में उसको यूज करे। क्योंकि जब एक सैनिक आता है तो एक सेना का ही सैनिक है, जिसको आने के बाद भी कई दरवाजों पे पहरा देके अपनी आजीविका चलाना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य है। देश की सबसे बड़ी संस्था में नौकरी करने के बावजूद, सेवा देने के बाद, राष्ट्र की रक्षा करने के बावजूद भी उस आदमी को अपनी आजीविका चलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। ये किसी से नहीं छुपा है। अभी तमाम ऐसे रोजगार मेला लगते हैं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो वहां पे हमारे एक सर्विसमैन और जितने भी इस तरह के लोग हैं जो समय रहते अगर नौकरी से आ गए हैं, तो उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी में से एक समस्या यह थी जो मुझे लगा कि इस केस को जो है आप लोगों के सामने लाना चाहिए। तो यह मेरा एक औचित्य था, मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। यह खबर आपको कैसी लगी साथियों, आप इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिन साथियों का, जिन एक्स सर्विसमैन का मेडिकल ग्राउंड पे कोई समस्या होगी, तो मैं अपना एक छोटा सा ही प्रयास किया हूँ, सैनिक वेलफेयर अड्डा। आप संपर्क करेंगे तो आपके हक में जो अच्छा सुझाव होगा वह दिया जाएगा, और इसमें कुछ लीगल पैनलिस्ट भी हैं, जरूरत पड़ने पर आपको मिलाया जाएगा, और आपकी समस्या को बिल्कुल जो है अच्छे तौर से देख के और जो जरूरी चीजें है वो चीज आपको बता के आपकी लड़ाई को आगे किया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि आज देश में हजारों सैनिक हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिस समस्या का अभी मैं जिक्र किया हूँ, और सरकार इसको अन्यथा लटका रही है। जबकि पीछे कई महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने या पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी कई डिसीजन दिए हैं, लेकिन अभी उसका सरकार जो है अभी लटकाई हुई है। तो इस तरह से फैसले तो आते हैं, लेकिन फिर भी उसको फाइनेंशियली जो पेमेंट है या जो उसका बनता है उसको देने में सरकार आना करती है। ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी सैनिकों को इस मुद्दे पे जरूर अपनी विचार रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि जिन भी सैनिक भाई का समस्या होगी और उनको लगता है कि उनको कुछ किसी चीज की जरूरत है और उनको किसी चीज में ऐसा लगता है, सलाह मशवरा, लीगल पैनल, दिल्ली में भी अगर किसी साथी को जरूरत तो वहाँ पे मेरे लीगल पैनलिस्ट हैं जो बहुत अच्छे से कई केस को उन्होंने हैंडल किया है। आप लोगों को वहाँ पे बहुत सहूलियत मिलेगी, लखनऊ में भी सहूलियत मिलेगी, और किसी साथी को कलकत्ता हाई कोर्ट में भी, कलकत्ता की एफटी में भी जरूरत पड़ेगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारे कई पैनलिस्ट अभी हैं जो कई केस हमने दिया है वो उसको देख रहे हैं, क्योंकि उसके परिणाम नहीं है, अभी रिसेंटली केस है, लेकिन फिर भी जो है
प्रयास मेरा जारी है। जितने एफटी हैं तकरीबन मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक पैनल हो जहाँ पे हमारे सैनिकों की समस्याओं को सुना जाए। तो आई होप कि साथियों ये खबर बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जाए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना विचार अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।